वेलकम टू बाय लाइब्रेरी। आई होप कि कल वाला जो है वॉज बेनिफिशियल फॉर यू एज आई एम गेटिंग द रिव्यूज़ कि हाँ बेनिफिशियल था। देन इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मिसलेनियस टॉपिक्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कंसिडरिंग इट एनी एग्जाम। ठीक है, अभी हम BARC बायोसाइंसेस पे फोकस कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज योर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। सो व्हेन यू विल रीड अबाउट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, जस्ट फोकस ऑन जो मॉडरेटली रिपीटेड है या फिर हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं, दोनों पे आपको फोकस करना है। मॉडरेटली में जाके आप ट्रांसपोजॉन यहीं पे भी पढ़ सकते हो इन केस यू वांट टू स्टडी इन अ कनेक्टेड मैनर, तो आप ट्रांसपोजॉन्स को इसके साथ ही खत्म कर लो और टीलोमेयर वाला पोर्शन जो है वो उसके साथ खत्म कर लो कि आप हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में जा रहे हो। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स यहीं पे खत्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो सैटेलाइट्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू योर मिनी सैटेलाइट्स। इन दोनों का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट सैटेलाइट DNA, माइक्रो, मिनी सैटेलाइट्स। अब आते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स सीधा कोई नहीं पूछेगा, बट हो सकता है आपको इन केस कोई दे दे क्वेश्चन तो सी वैल्यू पैराडॉक्स से दे देगा कि रियल में जो जितना जीनोम साइज है और जो रियल में कॉम्प्लेक्सिटी है जीनोम की, उसमें कोरिलेशन नहीं बैठता हायर ऑर्गेनिजम्स में। वो इसलिए भी है क्योंकि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस धीरे धीरे अराइज होना शुरू हो गए। ठीक है, और प्लांट्स में, एम्फीबियंस में, प्लांट्स में मोस्टली आप देखोगे कि तो एन्यूप्लॉइडी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट्स में आपको रेपिटेटिव सीक्वेंसेस या जंक बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जंक का सिंपल सा एक सिग्निफिकेंस था जब भी वो एवोल्यूशन में आया था, वो ये था कि जब भी म्यूटेशन हिट करे ना, तो अगर जंक वाले DNA पार्ट को हिट करेगी तो असल में जो ऑर्गेनिज्म है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स। देन कॉट कर्व जो होता है आपको C0T½ की वैल्यू, इससे आप जो काइनेटिक्स पता करते हो वो, इससे जो आप कॉम्प्लेक्सिटी पता करते हो वो, एक बार कॉट कर्व आपको देखना है कि कितना ज़्यादा कॉट वैल्यू उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो मैंने पहले बोल दिया, सैटेलाइट DNA, मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स, डिफरेंस प्लीज़ पता होना चाहिए। ये ब्लंडर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि आप मिनी माइक्रो में ये भूल जाते हो कि छोटा कौन सा था। ठीक है, माइक्रो छोटा होता है एज कम्पेयर टू मिनी। अब आते हैं TP विच इज़ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं इनको। इसमें से स्पेशल रेफरेंस टू P एलिमेंट और हाइब्रिड डिसजेनेसिस, वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ओके, और कुछ ज़्यादा अगर हम सोचेंगे इसमें तो हमें रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, LTR, नॉन LTR, कंप्लीट एक होलिस्टिक पिक्चर दिमाग में बनेगी। अगर रिवाइज करना है, एक प्लेन पेपर लीजिए, ट्रांसपोजॉन्स का सिर्फ स्कीमेटिक बनाते जाइए एंड यू विल सी कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लैकिंग है, या अगर पूरा अच्छे से कर लिया है तो अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स पे। जब आप इंट्रॉन्स पढ़ रहे हो, ये तो हर किसी को पता है कि इंटरविनिंग सीक्वेंसेज है, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। आप इसको पढ़ोगे विद रिस्पेक्ट टू योर आर लूप टेक्निक। और अगर थोड़ा सा जंप करना चाहते हो टाइप ऑफ इंट्रॉन्स में, तो आप एक बार टाइप ऑफ इंट्रॉन्स में जंप कर जाओ सीधा GUAG AUAC स्प्लाइसिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, ये उनके लिए जो बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स आप पढ़ लोगे। उसके बाद आते हैं आपका जीन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि होमोलोगस, ऑर्थोलोगस, पैरालोगस जीन्स आपको पता होने चाहिए। सिंपली एक इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग में, मैंने इसको अभी तो रखा नहीं है बट ये आ सकता है सिंपली कि जो डुप्लीकेशन होता है उससे आपके कौन से बनते हैं। तो बेसिकली इट्स, आप DP बना लगाते हो ना, डिस्प्ले प्रोफाइल, तो दैट इज डुप्लीकेशन से आपके पैरालोगस जीन्स। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ध्यान से हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में पढ़ना है, कितनी टर्न होती है वो पढ़ना है, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस का डाइजेशन पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट लगता है CSIR के लिए वही इंपॉर्टेंट है BARC के लिए भी। अब आते हैं हम पॉलीटीन एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम। बिल्कुल एंडो रीडुप्लीकेशन पता होना चाहिए, किसकी सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा क्रोमोसोम देखा था ये पता होना चाहिए, बाल्बियानी रिंग्स क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। फिर आते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जब भी हेट्रोक्रोमेटिन समझ में आए ना बच्चों, तब आप ये याद रखो कि आपकी जो माइक्रो सैटेलाइट वाले रीजन्स होते हैं, बहुत बार उसमें जो रेपिटेशंस होते हैं वो भी हेट्रोक्रोमेटिन के क्लोज हमें मिलते हैं। ठीक है, और जो आपका ऐसा लाइक टेंडम रेपिटेशंस वाला DNA होता है, जैसे कि हम सैटेलाइट DNA की बात करें, वो भी आपको हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में बहुत बार मिलता है क्योंकि वो ट्रांसक्राइब नहीं होता।
सेकेंड इज यूक्रोमेटिन, थर्ड इज बार बॉडी से ही लगा हुआ कॉन्सेप्ट डोजेज कॉम्पनसेशन, ठीक है। साथ ही क्या हो जाएगा, जिस्ट और T6 mRNA के बारे में पढ़ लेंगे आप। जैसे ही आप वो पढ़ लेंगे तो एक बार मैंने जो PhD इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें एक जिस्ट वाला क्वेश्चन है, उसके थंबनेल में ही मैंने सीधे लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट जाएगा, 2x पे करोगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, एक बार उसे देख लेना। उसके बाद हम आते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ DNA पॉलीमरेज में, जो कि एक बार तो अब स्ट्रक्चर ऑफ DNA पॉलीमरेज में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले एंजाइम पढ़ लोगे आप, फिर रेप्लिकेशन पढ़ोगे। रेप्लिकेशन प्रोसेस दोनों में वेल डिफाइंड पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 एंजाइम किस में बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में। होलो एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है ये पता होना चाहिए। रेप्लिकेशन के 3 ही फेज है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आपको बीच वाले फेज में यानी कि इलोंगेशन के फेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इनिशिएशन टर्मिनेशन पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। अगर इवॉल्व पढ़ाई करनी है तो यहीं पे इनके इनिबिटर्स देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम रेप्लिकेशन इन लेमडा फाज एंड फाज M13। प्लीज़ रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, कॉन्कैटामर, ये टर्म आपको पता होने चाहिए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन, मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन BARC में माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन से आया था, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क किया है। रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर, रिपेयर इतनी बार लोगों ने बोल दिया है कि BARC पूछता है, मे भी ना पूछे अगर स्विच करना हो उसे, बट रिपेयर येस वो उनका फेवरेट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, वो ज़रूर लेके जाएंगे वहाँ तक आपको, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में किस सेंस में, इनिशिएशन टर्मिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इनहिबिटर्स, ठीक है। इलोंगेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आना नहीं है, ये तो हमें भी पता है, तो जहाँ फर्क आना है क्यों ना वो पढ़ा जाए। तो इनिशिएशन टर्मिनेशन विद रिस्पेक्ट टू योर इनहिबिटर्स और क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब अगर साथ में इसी के साथ पढ़ोगे तो आपको इन्हांसर्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हांसर्स के कॉन्सेप्ट से फिर से SV40 वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जहाँ पे कि आपके इन्हांसर को सबसे पहले देखा था। अब बात करें अगर प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग विद रिस्पेक्ट टू कहाँ लेरियाइट स्ट्रक्चर बनता है और कहाँ वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है। फिर आता है आपका mRNA डिग्रेडेशन की बात। तो mRNA डिग्रेडेशन में ही तो डायरेक्शन ऐसी होती है जो 3' to 5' भी होती है। यूजुअली आप क्या बोलते हो, पॉलीमराइजेशन यानी कि रेप्लिकेशन 5' to 3' है भाई, ट्रांसक्रिप्शन 5' to 3' है, लेकिन mRNA डिग्रेडेशन दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो mRNA डिग्रेडेशन के अंदर की पूरी इन्फॉर्मेशन प्लस उसकी जो डायरेक्शन होती है ध्यान रखनी है। ओपेरॉन में लैक ओपेरॉन, अब आई थिंक सबको आता होगा, तो ध्यान देना है ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन पे। लैक के मेरोजाइगोटिक केसेस एक बार ज़रूर से ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, और कोशिश करो हर दिन 5 मिनट एक टाइमर लगा दो, मेरोजाइगोटिक केसेस डेली देख लो। उसके बाद आती है आपकी डायोक्सिक ग्रोथ। डायोक्सिक ग्रोथ का जो कर्व होता है, जब भी हम इकोलाई का सप्लीमेंट चेंज कर देते हैं, मान लो हमने ग्लूकोज लैक्टोज दोनों डाले हैं मीडियम में और सडनली ग्लूकोज खत्म हो गया, तो उसके बाद जो दूसरा ग्रोथ कर्व आएगा, क्योंकि उस प्रोसेस में वो लैक ओपेरॉन को सिंथेसाइज कर रहा है, अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को कि अब लैक ओपेरॉन एक्टिव हो जाए, तो वो डायोक्सिक ग्रोथ में आती है। साथ ही इसी से लगी हुई बात है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, और अगर ट्रिप ओपेरॉन पढ़ा जाएगा तो उससे लगी बात है एटेन्यूएशन। अब आते हैं राइबो स्विचेस पे। शायद बच्चों को एप्टेमर नहीं पता होगा, तो एक बार एप्टेमर देखना है, एक बार राइबो स्विचेस की स्ट्रक्चर देखनी है। अगेन ये सब रेगुलेशन का पार्ट है। क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन एंड अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन, कौन से अमीनो एसिड्स पे कौन सी मॉडिफिकेशन होती है, पुरानी बातों पे जाते हैं, किस पे एसिटाइलेशन होती है, किस पे मिथाइलेशन होती है। फिर आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, जिसमें कि RNA इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू कौन सा डाइसर डिपेंडेंट है, कौन सा डाइसर इंडिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो यहीं पे अगर ये याद कर लोगे आप लोग कि फ्लावर शार टमेटो जो था वो RNAi का ही रिजल्ट था, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आता है वूबल हाइपोथेसिस, जिसमें कि आपको एक बार एक्सेप्शनल या फिर ऐसे कोडॉन्स देख लेने हैं जो कि यूजुअल कोड नहीं करते, लाइक नॉर्मली जो कोड हो रहा है वो नहीं कोड करते, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसलेशन एंड, डरिएगा मत, मैच द फॉलोइंग का मैंने अलग से लिस्ट भी बनाया है। सो ट्रांसलेशन एंड एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही पूछा जाता है हमसे, राइट। तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बेसिक जो भी डिफरेंस है वो है, इन टर्म्स ऑफ राइबोसोम जो है वो है, ठीक है, लेकिन हमें एनर्जेटिक्स भी ध्यान में रखनी है। अब लास्ट टॉपिक आता है
आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलना बहुत आसान है, आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग यूनिट ना, लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि सिर्फ 25 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो अगर आप इसमें से 5 अभी करके सो, 5 सुबह से कुछ 2-3 घंटे में कर लो, और उसके बाद कल इवनिंग के 2-3 घंटे में 5 कर लो, तो आपके पास क्या होंगे, 15 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वो 15 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप बचे हुए 10 टॉपिक कल वाली यूनिट जो कि सेल बायोलॉजी है उसके साथ भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप 5 सेशन लगाओ, पाँच टॉपिक के, वो भी हो सकता है। अब आते हैं हम म्यूटेशन में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये तो पता ही होगा आपको, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सिर्फ टाइप्स तक पहुंचना है कि कितने टाइप की म्यूटेशन है, टाइप में सेंस वाइज भी, टाइप में सोमैटिक और जर्मिनल वाइज भी। ठीक है, बहुत टाइम नहीं देना है बच्चों, हर चीज़ को लाइक देखना है, स्किम थ्रू करना है। उसके बाद आते हैं हम एजेंट्स, म्यूटेजेनिक एजेंट्स क्या क्या कैसे कैसे कॉज करते हैं। अगर आपको CSR का फेवरेट क्वेश्चन याद होगा तो उसमें रिवर्सल पूछता है कि कौन सा जो है वो रिवर्स हो जाएगा, या कौन सा ट्रांजिशन है, कौन सा ट्रांसवर्शन है। तो एक बार उन क्वेश्चंस को भी ध्यान देख लीजिएगा जब आप एजेंट्स को रिवाइज करोगे। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। सिर्फ 3 ही एक्सपेरिमेंट हुए थे म्यूटेशन के लिए, फ्लक्चुएशन टेस्ट, रेप्लिका प्लेटिंग एंड एम्स टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपको देख के जाने, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ था, क्या उनका रियल में अंदर से मोटिवेशन था, क्यों वो करना चाहते थे, कहाँ वो सिलेक्शन प्रेशर देख रहे थे म्यूटेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी विद द नेम ऑफ देयर साइंटिस्ट, किसने करा था। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी। यहाँ पे ये वाले मिसलेनियस टॉपिक खत्म होते हैं, मैं इसके बाद आपको साथ में दूंगी क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ एक है और मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी, आप इतना पढ़ो तब तक।